एलजी एल रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस गहन चर्चा का जो विषय है वो है भारत का भूगोल। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख नदी बांधों की। कुछ बहुत ही शानदार नोट्स रखे हैं, साथ ही कुछ 3D मैप्स और विजुअल गाइड्स भी हैं। हाँ, तो एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं जो किसी उबाऊ क्लासरूम लेक्चर से बिल्कुल अलग होगा। सही कहा। हम सबने भूगोल की किताबें तो पढ़ी हैं, लेकिन आज का मकसद सिर्फ रटना नहीं है। एकदम नहीं, ये एक तरह का शॉर्टकट है। मतलब एक ऐसी चर्चा जो हम सबको भारत की इस भौगोलिक संरचना के बारे में पूरी तरह से वेल इन्फॉर्म कर देगी। और भूगोल को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। जब हम इन 3D मैप्स को देखते हैं तो इन्हें हमेशा के लिए दिमाग में छापने वाले बेहद दिलचस्प स्मरण सूत्रों को समझना, मतलब जिन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं। बेहतरीन। तो इस यात्रा पर निकलने से पहले उस बुनियादी कंफ्यूजन को दूर करते हैं जो अक्सर अच्छों को उलझा देता है। आप बांध और बराज के अंतर की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल वही। डैम और बैराज के बीच का अंतर। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं, तो बांध सड़क पर लगे उस स्टॉप साइन या एक मजबूत बंद दरवाजे की तरह है। सही एनालॉजी है। जो नदी के प्रवाह को रोककर अपने पीछे पानी की एक विशाल भीड़ इकट्ठा कर लेता है। इसी रुके हुए पानी के विशाल भंडार को हम जलाशय या कृत्रिम झील कहते हैं। इसका मुख्य काम है पानी जमा करना, ताकि जरूरत पड़ने पर सिंचाई हो सके या टरबाइन घुमाकर पनबिजली बनाई जा सके। एकदम सही। और इसी दरवाजे वाली एनालॉजी को अगर हम बैराज पर लागू करें तो बैराज पानी को जमा करने का काम नहीं करता। अच्छा, तो फिर वो करता क्या है? बैराज एक तरह से चौराहे पर खड़े उस ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है, जो भारी ट्रैफिक को अपनी मर्जी से दूसरी गली या दिशा में मोड़ देता है। ओहो, मतलब वो सिर्फ दिशा बदलता है। बिल्कुल। इसका एक क्लासिक उदाहरण पश्चिम बंगाल का फरक्का बैराज है। गंगा नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी, लेकिन कोलकाता बंदरगाह को गाद से बचाने के लिए और वहां पानी का स्तर बनाए रखने के लिए फरक्का बैराज बनाया गया। हाँ, ताकि गंगा के पानी की एक बड़ी धारा को हुगली नदी की ओर मोड़ा जा सके। एकदम सही पकड़ा आपने। यानी बांध पानी का स्तर बढ़ाता है, जबकि बैराज पानी की दिशा तय करता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि अक्सर हम हर बड़े जल ढांचे को बस बांध मान लेते हैं। अब अगर हम बांधों के प्रकार को देखें, तो हमारे स्रोत में एक 3D कंपैरिजन मैट्रिक्स है। हाँ, और जो सबसे पहला और सबसे आम प्रकार है वो है गुरुत्वीय बांध, यानी ग्रेविटी डैम। भाखड़ा नांगल इसका एक शानदार उदाहरण है। इसके पीछे की इंजीनियरिंग बहुत सीधी लेकिन काफी खर्चीली होती है ना? बहुत खर्चीली। ये पूरी तरह से ठोस कंक्रीट से बने होते हैं। यहाँ गुरुत्वीय या ग्रेविटी शब्द इसके काम करने के तरीके को ही परिभाषित कर देता है। वो कैसे? थोड़ा समझाइए। कल्पना कीजिए कि लाखों गैलन पानी किसी दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसे रोकने के लिए ये बांध किसी और चीज का सहारा नहीं लेता, बल्कि खुद के विशालकाय वजन का इस्तेमाल करता है। अच्छा, सिर्फ वजन का। हाँ। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका अथाह वजन जमीन की तरफ एक ऐसा दबाव बनाता है जो पानी के हॉरिजॉन्टल दबाव को बेअसर कर देता है। ये मूल रूप से पानी से ये कह रहा होता है कि मैं तुमसे ज्यादा भारी हूं, इसलिए मैं नहीं हटूंगा। हाँ, क्या बात है। लेकिन हर जगह इतना भारी कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना मुमकिन तो नहीं है ना? खासकर हिमालय जैसे अस्थिर पहाड़ों में। बिल्कुल मुमकिन नहीं है, और शायद इसीलिए हमारा दूसरा प्रकार सामने आता है, रॉकफिल बांध। हाँ, उत्तराखंड का टिहरी बांध इसी तकनीक से बना है। मुझे ये तकनीक बड़ी दिलचस्प लगती है, क्योंकि ये बाहर से सिर्फ मिट्टी और चट्टानों का एक पहाड़ दिखता है। सही कहा। इसके बीच में पानी का रिसाव रोकने के लिए कंक्रीट या मिट्टी की एक बेहद मजबूत परत होती है, जिसे दोनों तरफ से भारी पत्थरों से दबा दिया जाता है। और पता है, टिहरी जैसे रॉकफिल बांधों को हिमालयी क्षेत्रों में बनाने का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है भूकंप। राइट? एकदम सही। हिमालय की पर्वतमालाएं बहुत नई हैं और वहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। अगर वहां पूरी तरह से कंक्रीट का सख्त बांध बनाया जाए तो भूकंप के झटकों से उसमें दरार आ सकती है। उफ, वो तो विनाशकारी होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन रॉकफिल बांध में इस्तेमाल होने वाली मिट्टी और चट्टानों में झटकों को सोखने का लचीलापन होता है। ये तो कमाल की इंजीनियरिंग है। इसके अलावा तीसरे प्रकार का बांध है चाप बांध, यानी आर्च डैम। ये पानी की तरफ मुड़ी हुई एक चाप या धनुष जैसी आकृति का होता है। हाँ, केरल का इडुक्की बांध इसी तरह का है।
इसकी ज्यामिति को समझना बहुत मजेदार है। बिल्कुल, समझाइए जरा। तो मुड़ी हुई आकृति की वजह से जब पानी बांध के बीच में धक्का मारता है तो वो दबाव सीधा बांध पर न पड़कर मुड़ी हुई चाप के जरिए बांध के दोनों किनारों पर मौजूद मजबूत पहाड़ों पर ट्रांसफर हो जाता है। क्या बात है। मतलब ये कम कंक्रीट में बहुत ज्यादा दबाव झेलने का एक अचूक तरीका है। बिल्कुल। अब जब हम इन ढांचों के पीछे की इंजीनियरिंग समझ गए हैं तो भारत के उन सुपरस्टार बांधों की चर्चा करना लाजमी हो जाता है जिन्होंने अपने आप में बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं। बिल्कुल, रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। अगर हम भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो वो उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बना टिहरी बांध है। ये एक रॉक फिल बांध है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। अरे वाह! ये ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि अगर आप दिल्ली के कुतुब मीनार को इसके सामने खड़ा करें तो कुतुब मीनार इसके 1/3 हिस्से तक ही पहुंच पाएगा। एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब बचपन से हम सामान्य ज्ञान की किताबों में पढ़ते आए हैं कि भाखड़ा नांगल भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। अब आप यहाँ टिहरी को सबसे ऊंचा बता रहे हैं, इसमें असल पेच क्या है? ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि हम कैटेगरी को भूल जाते हैं। अगर सवाल ये है कि ओवरऑल भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो वो टिहरी है जो 260.5 मीटर का है। अच्छा। लेकिन अगर सवाल विशिष्ट रूप से ये है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध यानी ग्रेविटी डैम कौन सा है, तब जवाब भाखड़ा नंगल होगा। ओह, तो कैटेगरी का खेल है सारा। बिल्कुल। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर है। चूंकि ये पूरी तरह कंक्रीट से बना एक सीधा खड़ा ढांचा है, इसलिए ये अपनी श्रेणी में सबसे ऊंचा है। और इसके पीछे जो विशाल जलाशय बनता है उसे गोबिंद सागर झील कहा जाता है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ कुल ऊंचाई देखी जाए तो टिहरी, और अगर कंक्रीट के वजन की बात हो तो भाखड़ा नांगल। एकदम स्पष्ट है। इसी क्षेत्र में ना व्यास नदी पर पौंग बांध भी मौजूद है। इसे याद रखने का सूत्र तो ऐसा लगता है जैसे आधुनिक जीवन पर कोई तंज कसा हो। अच्छा, वो कैसे? आजकल हर कोई व्यस्त होने का ढोंग रच रहा है, तो व्यस्त से बना व्यास नदी और ढोंग से ध्वनि मिलती है पौंग बांध की। हाँ, व्यस्त का ढोंग और व्यास का पौंग। जानकारियों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना ना उन्हें हमेशा के लिए स्मृति में दर्ज कर देता है। बिल्कुल। मैदानी और अर्ध पहाड़ी इलाकों की तरफ आएं तो रावी नदी पर रंजीत सागर बांध है जिसे थीन बांध भी कहते हैं। इसे याद रखना तो बहुत आसान है। अब उत्तर के इन गहरे पहाड़ी गौर से निकलकर हमें भारत के मध्य और पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ना चाहिए, जहां नदियां पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आ जाती हैं। हाँ, और वहां बांध बनाने की इंजीनियरिंग और चुनौतियां पूरी तरह बदल जाती हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान का इलाका इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ वो चंबल नदी बहुत प्रमुख है जो यमुना की सहायक नदी है। जी, इस पर 3 महत्वपूर्ण बांध हैं। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और राजस्थान में जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध। इन्हें याद रखना तो काफी आसान है अगर इनके नामों के पहले अक्षरों को जोड़ दिया जाए। इसका भी कोई सूत्र है? जी, एक छोटा सा सूत्र है, राज, RAJ। आर से राणा प्रताप सागर और जे से जवाहर सागर, और राणा प्रताप का ऐतिहासिक संबंध राजस्थान से है, तो ये दोनों राजस्थान में हो गए। और बचा गांधी सागर जो मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में ही नर्मदा नदी पर एक बहुत ही विशाल ढांचा है, इंदिरा सागर बांध। और अगर भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यानी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां बेतवा नदी पर माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई बांध हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट बांध भी कहा जाता है ना? हाँ, और इसके लिए सूत्र है कि महारानी लक्ष्मीबाई अपने देश के लिए हमेशा बेताब रहती थी। बेताब शब्द से बेतवा नदी को आराम से याद रखा जा सकता है। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर एक ऐसा भौगोलिक तथ्य छिपा है जो इंसान की क्षमता को दर्शाता है। आप रिहंद नदी पर बने रिहंद बांध की बात कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है इसका जलाशय, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना? बिल्कुल। और एक कृत्रिम झील का सबसे बड़ा होना कोई साधारण बात नहीं है। जब इंसान कंक्रीट की एक दीवार खड़ी करके एक ऐसा जलीय क्षेत्र तैयार करता है जो मीलों तक फैला हो, तो वो उस पूरे इलाके का माइक्रो क्लाइमेट बदल देता है। मतलब वहां का मौसम ही बदल जाता है। हाँ, पानी का इतना बड़ा वाष्पीकरण आसपास की नमी और हवा के तापमान को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। वाह,
विशालता की इस चर्चा को अब थोड़ा पूर्वी भारत की ओर ले जाना चाहिए। झारखंड में बराकर नदी पर तिलैया और मैथन बांध है। हाँ, लेकिन जैसे ही ये भौगोलिक यात्रा उड़ीसा पहुंचती है, महानदी पर बना हीराकुंड बांध तो इंजीनियरिंग के एक अलग ही स्तर को परिभाषित करता है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। बिल्कुल। और हीराकुंड की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। अच्छा, इतनी ज्यादा? हाँ, और इसका मुख्य बांध लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा है। पर यहाँ एक सवाल उठता है कि किसी बांध को 26 किलोमीटर लंबा बनाने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? इसका जवाब वहाँ के भूगोल में है। हिमालय की तरह ओडिशा में नदियां गहरी खाइयों से नहीं बहती। महानदी एकदम सपाट पठारी क्षेत्र से बहती है। तो मॉनसून के दौरान इसका पार्ट बहुत चौड़ा हो जाता होगा? बिल्कुल। इतने बड़े इलाके में पानी रोकने के लिए एक बहुत लंबा ढांचा चाहिए, जिसमें मुख्य कंक्रीट स्पिलवे के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबे मिट्टी के तटबंध यानी अर्दन डाइक बनाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि भूगोल ही ये तय करता है कि डैम ऊपर की तरफ उठेगा या क्षितिज की तरफ फैलेगा। सही कहा आपने। और इसे याद रखने का तर्क भी तो बहुत सीधा है। इतना बड़ा और 26 किलोमीटर लंबा बांध किसी छोटी मोटी नदी पर तो बन नहीं सकता। उसके लिए तो किसी महानदी की ही आवश्यकता होगी। हाँ, इसलिए भारत का सबसे लंबा बांध महानदी पर स्थित है। ये पूरी तरह से तार्किक है। अब इस विश्लेषण को पूर्व से पश्चिम और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की ओर ले चलते हैं। वहाँ का भूगोल तो उत्तर भारत से बिल्कुल अलग है। हाँ, यहाँ की नदियां ग्लेशियर से नहीं बल्कि बारिश के पानी से भरती हैं और वे दक्कन के पठार की बेहद कठोर बेसाल्ट चट्टानों के ऊपर बहती हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली दो सबसे प्रमुख नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है जी, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बिल्कुल पास स्थित है। हाँ, जिससे इसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और ताप्ती नदी पर उकाई बांध और काकरापारा बांध है। इसका भी कोई मजेदार सूत्र है क्या? बिल्कुल है। काकरापारा में एक शब्द है पारा, यानी मर्क्यूरी। जब शरीर तपता है तो पारा ऊपर जाता है, तो तप्ती से ताप्ती नदी और पारे से काकरापारा बांध जुड़ जाता है। अरे वाह। कठोर चट्टानी क्षेत्रों की बात करें ना, तो महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना बांध स्थित है। हाँ, मैंने पढ़ा है। इतिहास गवाह है कि इस इलाके में बड़े भूकंप आए हैं और वैज्ञानिक आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि क्या उस भूकंप के पीछे कोयना बांध के विशाल जलाशय का दबाव जिम्मेदार था। ओह, पानी के वजन से भूकंप। जी, इसे रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी कहा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर जैकवाड़ी बांध भी एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। महाराष्ट्र से नीचे तेलंगाना की तरफ आने पर दो और महत्वपूर्ण ढांचे मिलते हैं। गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध, जिसे राम सागर बांध भी कहते हैं, और मंजीरा नदी पर निजाम सागर बांध। पोचमपाद नाम याद रखने का भी कोई सूत्र है? हाँ, ये तो बहुत ही रोचक है। तेलंगाना शब्द में तेल आता है और जब फर्श पर तेल गिर जाता है तो उससे साफ करने के लिए पोछा लगाया जाता है। अच्छा, तेल और पोछा? जी, तेल से तेलंगाना और पोछा से पोचमपाद बांध। हाँ, ये सूत्र भले ही थोड़े हास्यास्पद लगे, लेकिन सूचनाओं को अवचेतन मन में बैठाने के लिए ये सच में बहुत कारगर साबित होते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह केरल की भौगोलिक संरचना भी बहुत खास है। वहाँ पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है। ये वही आर्च डैम है ना, जिसके घुमावदार डिजाइन की चर्चा हमने शुरू में की थी? हाँ, एकदम वही। केरल की संकरी और पथरीली घाटियों में पानी का भारी दबाव झेलने के लिए एक आर्च डैम ही सबसे उपयुक्त विकल्प था। और इसका सूत्र क्या है? इडुक्की और केरल के लिए सूत्र है, हाँ यार, बार बार करेला खाकर दुखी हो गया हूं। यार से पेरियार नदी, करेला से केरल और दुखी से इडुक्की बांध। बहुत क्रिएटिव है। अब इन मजेदार सूत्रों से आगे बढ़ते हुए दक्षिण भारत की उन दो प्रमुख नदी प्रणालियों की ओर बढ़ना चाहिए जिनका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। आप कृष्णा और कावेरी नदियों की बात कर रहे हैं? जी, कृष्णा नदी का प्रवाह महाराष्ट्र से शुरू होकर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाता है। इस नदी पर भी 3 प्रमुख ढांचे हैं ना? हाँ, सबसे पहले कर्नाटक में अलमाटी बांध, उसके आगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर नागार्जुन बांध, और अंत में आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीसेलम बांध। इन्हें याद रखने के लिए तो पौराणिक कथाओं का बहुत ही सुंदर इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे?
भगवान कृष्ण ने बचपन में माटी खाई थी और नाटक किया था कि उन्होंने नहीं खाई। तो माटी और नाटक से जुड़कर बना अलमाटी बांध, जो कर्नाटक में है। बहुत खूब। अर्जुन के सारथी बने थे, तो वहां से जुड़ गया नागार्जुन बांध। और चूंकि कृष्ण भगवान है, तो उनके नाम पर एक पवित्र नाम श्री सैलम बांध आसानी से याद हो जाता है। यही सांस्कृतिक जुड़ाव भारत की सबसे पवित्र नदी प्रणाली कावेरी नदी पर आते हैं। कावेरी नदी पर मुख्य रूप से शिवसमुद्रम और कृष्णराज सागर बांध है, जो कर्नाटक में है, और मेट्टूर बांध है, जो तमिलनाडु में है। कावेरी की तो ट्रिक भी पवित्रता से ही जुड़ी है ना? हाँ, क्योंकि कावेरी को दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है, इसीलिए इसके किनारे बने बांधों के नाम भी भगवान के नाम पर रखे गए हैं, जैसे शिव से शिवसमुद्रम और कृष्ण से कृष्णराज सागर। कावेरी की पवित्रता की बात सुनकर मेरे दिमाग में एक पुराना कन्फ्यूजन आ गया है। अक्सर हम सुनते हैं दक्षिण भारत की गंगा, और कभी-कभी एक दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा, मतलब बूढ़ी गंगा। हाँ, ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। तो ये दोनों एक ही नदी के नाम है या अलग-अलग? ये एक ऐसा सवाल है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग नदियां हैं। अच्छा जी, जब हम कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा, तो हम कावेरी नदी की बात कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह उत्तर भारत में गंगा को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही दक्षिण में कावेरी को उसकी अपार पवित्रता के कारण ये दर्जा दिया गया है। यानी कावेरी की तुलना गंगा से उसकी पवित्रता या प्योरिटी के आधार पे की गई है। एकदम सही। अच्छा, तो कावेरी पवित्रता के लिए जानी जाती है, फिर गोदावरी का क्या संदर्भ है? जब सवाल में दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा पूछा जाए, तो वो गोदावरी नदी है। वो क्यों? इसके पीछे का विज्ञान और भूगोल समझना जरूरी है। जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है ना, यानी पेनिनसुलर रिवर्स, वो हिमालय की नदियों से बहुत ज्यादा पुरानी है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अच्छा। और इसका आकार, इसकी घाटी और इसकी उम्र हिमालय से निकलने वाली गंगा से भी पुरानी है। इसी प्राचीनता और विशाल आकार के कारण इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। ओह, तो संक्षेप में कहें तो पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, और आकार व आयु के आधार पर दक्षिणी गंगा गोदावरी है। बिल्कुल सही। इसी तरह जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर उरी और तुलबुल बांध है। इसका स्मरण सूत्र भी इसी तरह काम करता है कि भारत ने कई हमले झेले हैं। झेले से झेलम नदी। हाँ, और उन हमलों में से एक उरी हमला था, तो झेलम नदी पर उरी बांध। बहुत आसान हो गया है। तो आज की ये चर्चा सच में आंखें खोलने वाली रही। मतलब हमने सिर्फ नक्शे पर बिंदुओं को नहीं रटा, बल्कि हमने भूगोल के पीछे का कारण समझा। सही बात है। गुरुत्वीय बांधों के भारी वजन से लेकर इडुक्की के आर्च डैम की ज्यामिति तक, और फिर तपते पारे से लेकर कृष्ण की माटी वाली शानदार कहानियों तक, ये पूरा विषय अब एक सजीव चित्र की तरह दिमाग में बैठ गया है। हाँ, लेकिन इन सब तकनीकी और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने के बाद एक बहुत ही गहरी और विचारणीय बात सामने आती है। वो क्या? देखिए, हमने इन विशालकाय ढांचों को प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए बनाया है। ये जो कंक्रीट के मंदिर हैं, ये हमारी सिंचाई और बिजली की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आज जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर्स टूट रहे हैं और नदियों का जल स्तर अचानक बदल रहा है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, प्रकृति का मिजाज बदल रहा है। बिल्कुल। भविष्य के ये विशाल बांध प्रकृति के इस रौद्र और अप्रत्याशित रूप के साथ खुद को कैसे संतुलित करेंगे? क्या हमने प्रकृति के रास्तों में जो ये विशाल दीवारें खड़ी की हैं, वे आने वाली सदी के जलवायु संकट को झेल पाएंगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। या फिर हमें इंजीनियरिंग की पूरी परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से विचार करना होगा। प्रकृति और कंक्रीट की इस लड़ाई और तालमेल पर विचार करना वाकई समय की सबसे बड़ी मांग है। भविष्य के बांधों को सिर्फ पानी रोकना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ बहना सीखना होगा। आज की इस गहरी और दिलचस्प यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।